नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। 100 देश, 20 टॉप लीडर्स और पीएम मोदी के एआई वाले महाकुंभ में ऐसा क्या गजब कि दुनिया देखकर हैरान रह गई। पीएम मोदी, गजब के रोबोट्स और एआई वाले फ्यूचर की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आज आपको दिखाऊंगा। दुनिया की दिग्गज कंपनी ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा क्या बताया कि पूरा इंडी सोच भी नहीं सकता। और मोदी का एआई वाला धमाका उधर कांग्रेस में या कहिए इंडी में राहुल के खिलाफ भयंकर बगावत। अब ममता किनारे लगा देंगी राहुल को क्या? इसके अलावा बीच मैच में भागा ट्रॉफी चोर मोहसिन मुनीर के खिलाफ नारे लग गए। इंडिया से हारे पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कैसे हुई है, अब और क्या हो रहा है ये दिखाऊंगा। इंडिया ने धोया, सूर्या ने एक मैसेज में नमक रगड़ दिया। अब वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएगा क्या भिखारी पाकिस्तान? टीवी तोड़े, छाती पीटी, भारत से हार के बाद पाकिस्तान में जो गजब ड्रामा हुआ है, आज आपको दिखाऊंगा। बहुत हंसी नहीं रुकेगी आप। सन की तानाशाह किम जोंग उन 13 साल की बेटी के हाथ में परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल क्यों दे रहा है? क्या नॉर्थ कोरिया में किम की 13 साल की बेटी बनने जा रही है तानाशाह? दुनिया में क्या गजब कोहराम मचेगा, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी? पहले सफेद या ग्रे कलर के टायर आते थे, लेकिन अब गाड़ी के सारे टायर काले ही क्यों होते हैं? ब्लैक कलर के ही सारे टायर क्यों होते हैं? होते हैं पता है, लेकिन क्यों होते हैं सोचे कभी? आज ये भी बताऊंगा। ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। 100 देश, 20 टॉप लीडर्स, पीएम मोदी के एआई वाले महाकुंभ की शुरुआत में ऐसा क्या गजब कि दुनिया हैरान रह गई। पीएम मोदी, गजब के रोबोट्स और एआई वाले फ्यूचर की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया की दिग्गज कंपनी ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा क्या बताया कि पूरा इंडी सोच नहीं सकता। और मोदी का एआई वाला धमाका उधर कांग्रेस में, इंडी में राहुल के खिलाफ भयंकर बगावत। अब ममता किनारे लगा देंगी राहुल को क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक ट्रेड डील की, लेकिन अब वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो दुनिया में कोई ना कर पाया, ना अमेरिका ना चीन। जिस एआई की बात आज घर घर में हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस एआई पर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल समिट शुरू कर दिए और बड़े बड़े दिग्गज भारत बुलाए गए। एआई का ऐसा धमाकेदार आयोजन नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं भारत में, जिसकी चर्चा दुनिया में है। और इसके पीछे सोच है कि एआई में भारत पीछे ना रहे। पीएम मोदी ने आज भारत के पहले ग्लोबल एआई समिट का उद्घाटन कर दिया है। यह विकासशील देशों में होने वाला पहला एआई समिट है बॉस। और अब तक दुनिया में मात्र 3 ग्लोबल एआई समिट ही हुए हैं। चौथा ग्लोबल ये समिट है एआई का जो पीएम मोदी भारत में करवा रहे हैं। जो पहले 3 एआई समिट हुए वो विकसित देशों में हुए। फ्रांस में हुआ, यूके में हुआ और साउथ कोरिया में हुआ। ये 3 जगह एआई समिट हुआ था, लेकिन अब चौथा एआई समिट भारत में हो रहा है जो नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। सोचिए, जो अमेरिका और चीन में नहीं हुआ वो भारत में हो रहा है। और एआई की रेस में ग्लोबल साउथ पीछे न छूट जाए, इसलिए विकासशील देशों में पीएम मोदी ही वो इकलौते नेता हैं जो एआई समिट को होस्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ये एआई समिट तब करवा रहे हैं जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होड़ मची हुई। एआई के सेक्टर में कुछ कंपनियों और देशों की मोनोपोली हो गई। ऐसे वक्त में पीएम मोदी एआई के सेक्टर में ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहे हैं भारत को। ऐसे वक्त में पीएम मोदी दुनिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि एआई पर कुछ देशों का एकाधिकार नहीं हो सकता। इनोवेशन का फायदा सिर्फ अमीर देश लूट कर ले जाएं, ऐसा पीएम मोदी होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी की सोच यही है कि जिस एआई में दुनिया अपना फ्यूचर देख रही है, उस एआई की लीडरशिप में एक नाम भारत का भी होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत को हर मामले में लीडर बनाने में जुटे हैं। और इसीलिए आप देखिए, जब एआई की इतनी चर्चा है तो उन्होंने वो कर दिया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। इस लेवल, आप कहिए एआई का महाकुंभ हो रहा है भाई। 100 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आप उधर इंडी वालों को देखिए, खुद की टीम में लीडर के नाम पर लड़े भिड़े बैठे हैं। राहुल गांधी लीडर बन रहे हैं या ममता बनर्जी को लीडरशिप मिले, इसकी लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी तो हर बात में मोदी को घेरते हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी की सोच समझ और लीडरशिप पर कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसी आग लगी है कि गजब ही हो रहा है। राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की राजनीति के धागे कांग्रेस के ही बड़े नेता खोल के रख दे रहे हैं। यानी जिस वक्त पीएम मोदी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भारत की पहचान दुनिया में
लगातार और बेहतर बनाते जा रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी और इंडियन अलायंस कहां फंसा आप देखिएगा तो हैरान हो जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ किसने मोर्चा खोल दिया, क्या ममता उनको किनारे लगा देंगी, आज ये भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी के इस एआई वाले महाकुंभ का ट्रेलर देखिए, जिसके लिए 100 से ज्यादा देश और 20 से ज्यादा देशों के टॉप लीडर्स आ रहे हैं और जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। एआई स्किल पेनिट्रेशन में भारत नंबर 1 है, अव्वल नंबर पर है। जहां तक एआई टैलेंट की बात है, भारत का एआई टैलेंट 2027 तक दुगना होने जा रहा है, जो 15% CAGR से बढ़ता ही जा रहा है। If I'm being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I'm not a Rahulian. राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और यह वो निर्णायक मोड़ है जहां से एआई बहुतों का फ्यूचर तय करेगा। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं क्योंकि पुराने तौर तरीके अब तेजी से ध्वस्त हो रहे हैं। एआई को देख के लोगों के होश उड़े हुए हैं भाई कि एआई क्या ही कर दे रहा है। ऐसे में भारत इस मामले में पीछे रह ही नहीं सकता क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया हम में इन्वेस्ट कर रही है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं भाई। और इसलिए नरेंद्र मोदी जो ग्लोबल एआई समिट करवा रहे हैं उसके पीछे की सोच भी यही है। आपको पहले ग्लोबल एआई समिट की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आज शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में लगे एआई समिट में गए थे। एकदम मैसिव स्केल पे हो रहा है भाई, हर आदमी चाह रहा कि कैसे एंट्री मिल जाए यहां पर। पीएम मोदी ने समिट में जो अलग अलग काउंटर हैं वहां पर वो गए और एआई के सेक्टर में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं सब देखा उन्होंने कि तुम बताओ भाई तुम क्या बना रहे हो, अच्छा ये क्या हो रहा है दिखाओ जरा। जैसे आप एक तस्वीर देखिए, इसमें पीएम मोदी एआई पावर्ड चेस को देख रहे हैं। इसके साथ ही एक लाल रंग का रोबोट भी वहां पर रखा हुआ है। इस रोबोट का नाम है माइको। दावा है कि यह दुनिया का सबसे सेफ एआई है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को लर्निंग में मदद मिलेगी। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसमें पीएम मोदी एक रोबोट डॉग को देख रहे हैं। ऐसे कई रोबोट इस एआई एक्सपो में लगे हैं और पीएम मोदी एक एक पवेलियन में जाकर सबको देख रहे हैं। ये देखिए, ये रोबोट डॉग दिखाया जा रहा है। एक पवेलियन पर पीएम मोदी काफी देर तक रुके। उस पवेलियन पर एक बेबी रोबो था, ये देखिए। ये बेबी रोबो क्या है, इसके बारे में पीएम मोदी ने जानकारी ली और काफी दिलचस्पी दिखाई। ये क्या है भाई, बच्चा लेटा हुआ है, एआई से बना हुआ बेबी रोबो है। और एक एक चीज पीएम मोदी समझ रहे हैं कि क्या है नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी एयरटेल के पवेलियन पर गए, जहां उन्हें एआई पावर्ड फ्रॉड फाइटिंग नेटवर्क के बारे में बताया गया, क्योंकि मोबाइल पे आजकल बहुत फ्रॉड होता है। कैसे एआई के जरिए फोन में जो फ्रॉड होते हैं आप उसको रोक सकते हैं और एआई उसमें मदद कर सकता है, यह नरेंद्र मोदी को दिखाया गया। उस पर काम अभी चल रहा है। पीएम मोदी के साथ भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल थे, जो पीएम मोदी को बाकायदा वहां पर जब जानकारी दी जा रही थी कि हम कैसे एआई के जरिए फ्रॉड होने से रोक रहे हैं मोबाइल पर, और एक एक चीज पीएम समझ रहे हैं। फिर एआई आज की डेट में हर चीज में तो घुस ही गया है। भारत में इसे लेकर नरेंद्र मोदी पहले ही काम शुरू करवा चुके हैं। पीएम मोदी एआई समिट में सर्वम के पवेलियन भी गए। सर्वम की बहुत चर्चा है बॉस। सर्वम भारत की एक कंपनी है, एआई कंपनी, जो भारतीय भाषाओं में एआई मॉड्यूल्स को डेवलप कर रही है। अंग्रेजी पर निर्भर रहने की जगह हिंदी और दूसरी भाषाओं को प्राथमिकता देने के चलते इसे अक्सर भारत का अपना एआई कहा जाता है। सर्वम एआई ने अपना नया ऑन डिवाइस प्लेटफॉर्म सर्वम एज लॉन्च किया है। यह ऐसा एआई मॉडल है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम कर सकता है। दावा है कि इस एआई मॉडल का डेटा बाहरी सर्वर पर जाता ही नहीं। सर्वम एआई के पास एक ऐसा फीचर है जिसमें उसने चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई को भी पीछे छोड़ दिया है। सर्वम एआई का फीचर है सर्वम विजन, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को भारतीय भाषाओं में रीड कर सकता है।
इसमें सर्वम की एक्यूरेसी स्कोर 84.3% है, जो जेमिनी 3 प्रो, डीप सीक OCR V2 और चैट GPT से भी ज्यादा है। मतलब अंग्रेजी में पढ़ेगा, आपको हिंदी में सुना देगा। पीएम मोदी ने कितने ग्रैंड लेवल पर यह एआई समिट आयोजित किया है। जो काम बड़े बड़े विकसित राष्ट्र नहीं कर पाए, वो काम पीएम मोदी कैसे कर रहे हैं, आप देखिए। एआई समिट में 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं बॉस। 45 देशों से मंत्रियों का समूह आ रहा है। 20 देशों के तो राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस समेत 13 देशों के पवेलियन लगे हुए हैं। 300 के करीब एग्जीबिशन सेंटर लगे हैं। 5 दिन में करीब 2.5 लाख लोग भारत मंडपम पहुंचेंगे। गूगल, डीप माइंड, ओपन एआई के सीईओ आ रहे हैं। निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, क्वालकॉम जैसी कंपनियां आ रही हैं। करीब 40 ग्लोबल और भारतीय कंपनियों के सीईओ आ रहे हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। दिल्ली में यह एआई समिट 16 से 20 जनवरी के बीच चलना है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। एआई समिट दिल्ली के भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर सेंटर में आयोजित हो रहा है। और समिट का जो मेन इवेंट है, जिसमें एआई एक्सपो शामिल है, वो भारत मंडपम में हो रहा है। अब आप देखिए कि एआई समिट को किस लेवल पर नरेंद्र मोदी ने अरेंज करवाया है। 7 देशों के तो राष्ट्रपति आ रहे हैं और 9 देशों के प्रधानमंत्री। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के बड़े बड़े देशों के नेता आ रहे हैं। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा आ रहे हैं, यूएई से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को इनविटेशन गया, वो भी आ रहे हैं, स्पेन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आ रहे हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आ रहे हैं, सर्बिया और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति और भूटान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा बोलीविया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, गुयाना, कजाकिस्तान और सेशल्स जैसे देशों के प्रमुख आ रहे हैं। मतलब इतने देश आ गए, इतने देशों के प्रमुख आ गए कि दुनिया भर में हेडलाइन छपनी है कि देखो यार, भारत गजब कर रहा है। नरेंद्र मोदी ग्रैंड लेवल पर जो आयोजन कर रहे हैं, उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है और ये भारत की इमेज को भी चमकाएगा। इस एआई समिट के जरिए दुनिया के विकसित देश तो भारत की ताकत देखेंगे ही, साथ ही यह समिट ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। नरेंद्र मोदी का एआई के सेक्टर में बड़ा धमाका सारी दुनिया देख रही है और विपक्ष के नेता भी दंग हैं। आज एआई समिट के एक सत्र में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पहुंचे। आप सुनिए राघव चड्ढा खुद कैसे बता रहे हैं कि भारत तो एआई के सेक्टर में गजब छलांगे लगा रहा है बॉस। भारत को इस एआई जगत में मैप पे खड़ा कर देता है। इट पुट्स इंडिया ऑन द मैप इन दैट सेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा थी। मेरे जो सेशन था अभी, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और ख़ास तौर पे एआई सॉवरेनिटी को लेकर चर्चा हुई कि आज एआई स्किल पेनिट्रेशन में भारत नंबर 1 है, अव्वल नंबर पर है। जहां तक एआई टैलेंट की बात है, भारत का एआई टैलेंट 2027 तक दुगना होने जा रहा है, जो 15% CAGR से बढ़ता ही जा रहा है। देखिए राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, केजरीवाल की पार्टी के सांसद हैं। फिर भी जहां भारत पर गर्व करने वाली कोई बात आई तो उन्होंने तारीफ करने में कंजूसी नहीं की। लेकिन यह बात राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ में आए तब तो, क्योंकि जिस पर भारत यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहा था जिस वक्त, उस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में लगी हुई थी। और राघव चड्ढा ने एआई के क्षेत्र में भारत की ताकत की जो बात की, उसका डंका दुनिया मान रही है। आप देखिए ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2025 में भारत को 3rd रैंक दी थी। एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में देखा जाता है कि एआई के क्षेत्र में कौन सा देश रिसर्च, टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम कर रहा है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक एआई स्किल्स के मामले में भारत ग्लोबल एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा था। रिपोर्ट में भारत को एआई रेडी नेशंस के पहले ग्रुप में रखा गया। भारत में एआई का मार्केट $2.97 बिलियन से $7.63 बिलियन बढ़ा है और साल 2030 तक यह $131 बिलियन पहुंच सकता है। इसके अलावा टीआरजी डेटा सेंटर्स के मुताबिक एआई चिप्स के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 3 है, सऊदी अरब यूएई से आगे। अब इस तरह के ग्लोबल इवेंट करके नरेंद्र मोदी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भाई भारत एआई रेडी है और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये ना सोचे कि अरे भारत में तो एआई मिलेगा नहीं। भारत एआई के लिए तैयार है और दुनिया को साथ लेकर चल रहा है।
नरेंद्र मोदी एआई के फील्ड में और क्या क्या धमाके कर रहे हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको एक बयान सुनाता हूं जो आपको हैरान कर देगा। एआई सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनवीडिया के सीईओ ने अक्टूबर 2024 में एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने पीएम मोदी से अपनी 6 साल पुरानी मुलाकात, ये ध्यान से सुनिए, 6 साल पहले की मुलाकात और एआई पे चर्चा का जिक्र किया था। यह मुलाकात शायद 2018 में हुई थी और उस मुलाकात का जिक्र करते हुए एनवीडिया के सीईओ ने कहा था कि जब कोई एआई की बात तक नहीं कर रहा था तब पीएम मोदी उनसे एआई पे चर्चा कर रहे थे। 2018 की बात बता रहे थे। एनवीडिया के सीईओ ने कहा कि पीएम मोदी पहले ऐसे नेशनल लीडर थे दुनिया में जिन्होंने उनसे यह कहा कि वो एआई के बारे में उनकी कैबिनेट के सहयोगियों को बताएं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी का विजन क्या है देश को आगे लेके जाने को लेकर। भाई एनवीडिया के सीईओ कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में कोई राष्ट्र प्रमुख नहीं पूछ रहा था कि क्या है एआई, पीएम मोदी 2018 में कह रहे थे कि मेरे जरा कैबिनेट के मंत्रियों को बताइए एआई क्या है, कैसे इसमें क्या हो सकता है। तो जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी सारा डेटा बाहर भेज रहे हैं, डेटा तो हमारी ताकत है बॉस। आप सुनिए एनवीडिया के सीईओ को साल 2018 में पीएम मोदी उन्हें क्या कह रहे थे। आप सोचिए बॉस नरेंद्र मोदी के बारे में 2018 में वो एआई की बात कर रहे थे। दुनिया का कोई लीडर नहीं कर रहा था उस समय और तब भी उनका विजन ये था कि भारत अपना एआई बनाए, हम दूसरे पे निर्भर ना रहे। राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं मेक इन इंडिया में हुआ ही क्या, और नरेंद्र मोदी यहां हर चीज भारत में बने उस पर फोकस किए हुए, चाहे वो एआई ही क्यों ना हो। और ये आयोजन भी जिसे हम एआई का महाकुंभ कह रहे हैं, ये यही दिखा रहा है। ये महाकुंभ ही है जिसमें एआई की जो पूरी आप कहिए दुनिया है उसमें सब डुबकी लगाने भारत में आ रहे हैं। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी कैसे भारत को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जहां सब कुछ एआई से चलना है, ये माना जा रहा है, और एआई ही इस दुनिया को चलाने वाला नया एनर्जी या ईंधन बनेगा। आप देखिए एआई की अहमियत को समझते हुए पीएम मोदी भी इस रेस में भारत को आगे रखने के लिए लग गए। एआई के सेक्टर में तगड़ा निवेश हो रहा है, और अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इसको लेकर काम कर रहे हैं, सिर्फ बात यह नहीं कि आयोजन हो गया। भारत, अगर आप देखेंगे एआई सेक्टर जो है उसमें भारत का निवेश, अगर आप देखेंगे भारत कितना निवेश कर रहा है, तो कमिटेड निवेश जो है, अगर आप देखेंगे कमिटेड निवेश वो है 6,30,000 करोड़। 6,30,000 करोड़ का कमिटेड निवेश भारत में हो रहा है, और निवेश का ऐलान 1,80,000 करोड़ का। आने वाले कुछ महीनों में निवेश की संभावना जो है, आने वाले समय में वो संभावना कितनी है बॉस? 18 लाख करोड़ बॉस, 18 लाख करोड़। ये भारत की तैयारी चल रही है एआई को लेकर, और ये 18 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज की किश्त का 100 गुना है। यानी जितना पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज की किश्त मिलती है अपना देश चलाने के लिए, उससे 100 गुना ज्यादा का निवेश भारत एआई सेक्टर में अगले कुछ महीनों में भारत में हो सकता है। हमने आपको पाठशाला में यह बताया था कि कैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां साल 2030 तक भारत में $68 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने जा रही। दुनिया भारत की तरफ देख रही है हर मामले में बॉस, चाहे वो एआई सेक्टर ही क्यों ना हो। भारत में एआई के सेक्टर में तगड़ा निवेश इसलिए आने जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी देश में एआई का इकोसिस्टम, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप करने में लगे। आप देखिए कि मोदी सरकार एआई को बढ़ावा देने के लिए कर क्या क्या रही है। मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च कर दिया था। मार्च 2024 भारत में एआई के इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए 10,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और सिर्फ 24 महीने के अंदर ही इंडिया एआई मिशन ने भारत में एआई इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन सेटअप कर दिया। 38,000 से ज्यादा जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है, जिसकी सुविधा भारत के स्टार्टअप और एकेडमिक सेक्टर को अफोर्डेबल रेट पर दी जा रही। ऐसी 12 टीम शॉर्टलिस्ट की गई है जो इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल्स को डेवलप करें या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बनाए। भारत की जरूरतों के मुताबिक एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए करीब 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
करीब 8,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट, 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 500 पीएचडी छात्रों को टैलेंट डेवलपमेंट में सपोर्ट दिया जा रहा है। 27 डेटा और एआई लैब स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 543 और बनाने की योजना है। यानी नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जैसे जैसे एआई गति पकड़े वैसे वैसे भारत की गति उससे मैच होती चली जाए। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो शुरू से ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहे। जब वो सीएम भी थे ना, तब भी वो गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की मदद लेते थे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी वो टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस को टाइट किए हुए हैं। और इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से देश के किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट्स का काम आसान हो। किसानों की मदद के लिए तो पीएम मोदी एआई की क्रांति लाने पर काम कर रहे हैं। कल ही किसानों के लिए एक एआई पावर्ड टूल लॉन्च होने वाला है। मोदी सरकार भारत विस्तार नाम का एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल लॉन्च करने जा रही है। इस एआई टूल के जरिए किसानों को तकनीकी मदद आसान तरीके से सरल भाषा में पहुंचाई जा सकेगी। यह टूल किसानों को उनकी भाषा में खेती से जुड़ी जानकारी देगा, मोबाइल ऐप और फोन कॉल पर उपलब्ध होगा। यह डिजिटल मदद किसानों को 24 घंटे मिल पाएगी। इसमें भारती नाम का एआई वॉइस असिस्टेंट होगा। यह एआई टूल किसानों को खेती, मौसम, सरकारी योजनाओं की जानकारी, हर चीज में मदद करेगा और उनकी भाषा में करेगा। भारत में एआई समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इस एआई समिट का जो निचोड़ निकलेगा वो उस ग्लोबल साउथ की किस्मत तय करेगा जिसमें दुनिया की करीब 80% से ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इस मामले में भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं उन्हें भी यूएन के जनरल सेक्रेटरी का बयान सुनना चाहिए। आप देखिए कि एआई के सेक्टर में क्या क्या नहीं हो रहा। अभी हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था तो उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए भी एआई की मदद ली गई थी। दावा है कि एंथ्रोपिक पहला एआई मॉडल डेवलपर था जिसे पेंटागन ने सीक्रेट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। एक तरफ एआई पर नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडरशिप का दम ग्लोबल एआई समिट में दिख रहा है। वहीं एक लीडरशिप राहुल गांधी की भी है, जिसमें इंडी गठबंधन तो क्या, कांग्रेस के खुद के लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में तो विद्रोह जैसे हालात बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी की सुई ट्रेड डील पर अटकी है। उधर उनके साथ कांग्रेस के अंदर ही खेल हो रहा है। अगले कुछ महीने में 4 बड़े राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस के अंदर ऐसी आवाजें उठ गई हैं जिससे राहुल गांधी और कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दो टूक कह दिया है कि वो राहुलवादी नहीं है। उन्होंने केरल में कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना से इनकार कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस तो बिच्छुओं का लड़ता हुआ झुंड है। इसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव के बाद पावर शेयरिंग का सपना पाल रही कांग्रेस को इंडी में उसकी सहयोगी डीएमके ने आईना दिखा दिया। इशारों में डीएमके ने कह दिया कि उसके सहयोग के बिना कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं टिक नहीं सकती। उधर असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पार्टी के पूर्व असम अध्यक्ष भूपेन बोरा के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भूपेन बोरा ने भी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा दिए। वहीं बंगाल में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इंडी गठबंधन की लीडरशिप सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी है। यानी सीधा सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इंडी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडी का पीएम मटेरियल बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी की हालत यह है कि न तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और ना ही इंडी अलायंस उनको नेता मानने को तैयार है। सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की लीडरशिप को ही रिजेक्ट कर दिया। सुनिए मणिशंकर अय्यर को। Is Pavan Khera or even K.C. Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. यानी राहुल गांधी के जो आजकल खास हैं, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये कौन है जो मुझे निकाल देंगे? भाई निकालेंगे तो अध्यक्ष निकालेंगे ना। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। कांग्रेस मणिशंकर अय्यर से नाराज।
क्योंकि जिस केरल में राहुल गांधी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस केरल को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार केरल में नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता दिया। As a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I'm obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Sri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India, except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government, because the Congress is a herd of competing scorpions. बताइए, पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बातों से कांग्रेस में भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर उनके आसपास के लोगों पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनको लगता था मणिशंकर अय्यर सिर्फ मोदी को गाली देंगे, नीच बताएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने खुलकर जो बोल दिया वो खुला विद्रोह है राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप के खिलाफ। इसका जिक्र नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके थे कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, एक ना एक दिन विद्रोह फूटेगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सुन लीजिए। राहुल गांधी को लेकर इंडी के अंदर जो और बम फूटा है उसके बाद दिखाता हूं। राहुल गांधी को ओपन रिजेक्शन कांग्रेस के लॉयलिस्ट द्वारा किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि इज नॉट अ राहुलियन, ही माइट बी अ राजीवियन। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी एंड कंपनी के धागे खोलकर रख दिए। अय्यर के बयानों के बाद पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि बोलें तो बोलें क्या। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा, वो पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते और लिखते हैं। वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी के दूसरे करीबी नेताओं को भी मणिशंकर अय्यर जवाब देते नहीं बन रहा। कोई मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस का नेता मानने से इनकार करके पल्ला झाड़ रहा है, कोई कह रहा है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पर मणिशंकर के बयान से सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला से जब सवाल पूछा गया तो वो कैसे कन्नी काटने लगे, देखिए। He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. सर, आप उन्हें गंभीरता से मत लिया। राहुल गांधी और उनकी टीम की हर तरफ से धुलाई चल रही है। इंडी गठबंधन में तो पहले ही राहुल गांधी का कोई नेता नहीं मानता। ममता बनर्जी इसी फिराक में है कि राहुल गांधी को कब इंडी गठबंधन की लीडरशिप से निपटाया जाए। अब ममता बनर्जी को नया मौका मिला है, क्योंकि मनमोहन सिंह के एडवाइजर रहे संजय बारू ने इंडी की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की वकालत कर दी। संजय बारू ने लिखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉम्बिनेशन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसा नहीं, और इसी वजह से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से निपटने में मदद नहीं मिल पा रही। आगे संजय बारू ने राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की वकालत की। इसके समर्थन में उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करने वाली इकलौती महिला है। वो नेशनल और रीजनल लेवल पर नेताओं की मौजूदा पीढ़ी से अलग है। संजय बारू ने यह भी लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी एक पुरुष प्रधान पार्टी है। एक महिला पॉलिटिकल लीडर के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन बीजेपी के महिला वोट बेस में सेंध लगा सकता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार के इस बयान को टीएमसी ने हाथों हाथ ले लिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संजय बारू के लिखे आर्टिकल को शेयर करते हुए तुरंत ट्वीट किया कि एक आइडिया जिसका समय आ चुका है। यानी इंडी गठबंधन भी यही साबित कर रहा है कि राहुल गांधी को साइड लगाओ भाई। पब्लिक चुनाव में साइड लगा दे रही है, इंडी वाले उसके बाद साइड लगा दे रहे हैं। खैर, पाठशाला में हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्लास। बीच मैच में ट्रॉफी चोर मोहसिन भागा, मुनीर के खिलाफ नारे लग गए। इंडिया से हारे पाकिस्तान की कैसे घनघोर बेइज्जती अभी भी हो रही है, आपको दिखा रहा हूं। इंडिया ने धोया, सूर्या ने एक मैसेज में नमक रगड़ दिया। अब वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा क्या पाकिस्तान? और टीवी तोड़े, छाती पीटी, भारत से हार के बाद पाकिस्तान में गजब ड्रामा। ऐसा हुआ है कि देखिएगा तो हंसी नहीं रुकेगी। अब इसका चैप्टर, भारत और पाकिस्तान के बीच कल हुए मैच का नतीजा वही निकला जिसकी उम्मीद थी।
पाकिस्तान को टीम इंडिया बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया टीम इंडिया ने, जिसके बाद पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। जो पाकिस्तानी मैच से पहले भारत को हराने की बात कर रहे थे वो अब कहां छिपे हैं बिल में पता ही नहीं चल रहा। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था वो बीच मैच से उठ के भाग गया। पिछले 5 महीने के दौरान भारत ने पाकिस्तान को 4 बार रौंदा है, लेकिन वर्ल्ड कप में मिली हार को पाकिस्तानी फैन पचा नहीं पा रहे, गुस्से में अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं। भाई आप देखिए कि भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया, मतलब छीछा लेदर कर दी। हार के बाद पाकिस्तानी बौखला गए, कोई स्टेडियम में ही रोने लगा बच्चों की तरह, कोई घर में लड़ाई करने लगा, किसी ने अपना टीवी फोड़ दिया, किसी ने टीम को गालियां दे दी, कोई हिटलर को याद करने लगा, कोई कह रहा है कि क्रिकेट बंद करो, भाग, इन लोग को मत खेलने दो। किसी ने कहा कि बॉयकॉट ही करते तो अच्छा रहता, थोड़ी इज्जत तो बचती। कोई कह रहा है कि भारत से कब तक हारते रहेंगे। कोई कह रहा है भारत ने मैच के दौरान ही चीटिंग कर दी और पिच बदल दी। इनका बुद्धि का लेवल देखिए, कह रहे हैं बीच मैच में भारत ने पिच बदल दी। वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से पहले पाकिस्तान ने भयंकर ड्रामा किया था। पहले बॉयकॉट खेला, फिर डॉलर देख के लात टपका दिया। अब भारत से शर्मनाक तरीके से हार कर पाकिस्तान फिर से ड्रामे कर रहा है और पाकिस्तानियों का यह मेल्टडाउन इतना मजेदार है बॉस, आप देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। पाकिस्तान को हराना एक अलग मजा है और उसके बाद उनको हारने के बाद रोते हुए देखने का अलग मजा है बॉस। पाकिस्तान में लोग कैसे टीवी फोड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मोहसिन क्यों भाग गया, सूर्य कुमार यादव ने कैसे इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, क्या क्या हुआ है, क्या पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहा है, सब बताऊंगा। पहले एक मजेदार ट्रेलर देखिए। भाई कल आपने मैच के मजे लिए थे, आइए अब पाकिस्तान के मजे लेते हैं। कल के मैच से पहले पाकिस्तान ने जितना ड्रामा किया था, जितनी हाइप बनाई थी, वो सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि जितनी जिसकी हैसियत वो उतना ही कर पाएगा ना भाई। नौटंकी में ये लोग नंबर 1 है पाकिस्तान वाले, खेलने में 0। पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत को चैलेंज दे रहे थे। मोहसिन नकवी कह रहा था कि हम किसी से डरते नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को मैच से पहले ऑल द बेस्ट कह दिया था। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के इस मैच को भारत के खिलाफ बदले की लड़ाई जैसा बना दिया था। पाकिस्तान के यूट्यूबर, पूर्व क्रिकेटर, भाई साहब सब भारत को किसी भी कीमत पर हरा देने की बातें कर रहे थे। पाकिस्तान के लोग अपनी टीम को याद दिला रहे थे कि तुम्हारा मकसद क्या है। ये लोग मकसद पे आ जाते हैं सीधा, किस लिए पैदा हुए हो, सिर्फ और सिर्फ भारत को हराने के लिए, ये सब बता रहे थे। लेकिन कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को बच्चों की तरह हराया। कोई कंपटीशन ही नहीं था बॉस, इनसे 100 रन नहीं बन रहा था पाकिस्तान वालों से। लोग कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। अरे सूर्य कुमार यादव ने एहसान किया, रिंकू सिंह को बॉलिंग देके इनका 100 रन पूरा करवा दिया, नहीं तो 100 रन पूरी टीम नहीं बना पा रही थी। पाकिस्तानियों को तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि भारत ने ना तो हैंडशेक किया, ना ही भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद जश्न मनाया। सुनिए पाकिस्तानियों का रिएक्शन मैच से पहले और हारने के बाद कैसे बदल गया। अरे सेलिब्रेट तो तब करें ना भाई जब कुछ ऐसा हो जाए कि लगे कि हाँ बहुत बड़ा हासिल किया है। तुमको हराना क्या है, लात मार देने जैसा है। सोचिए कैसा देश है, कह रहा है कि तुम लोग पैदा हुए हो इंडिया को हराने के लिए इस मैच में। इतनी सोची, छोटी सोच है इन लोगों की कि खाली एक मैच जीतने के लिए लोग पैदा हुए, वो भी काम नहीं कर पाए बेशरम। सोचिए धरती पे बोझ ही ना है, काहे पैदा हो गए जब हारने के लिए हुए थे। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात ही नहीं है। टीम इंडिया प्रोफेशनल तरीके से खेल ली और मैच के बाद अगले मैच की तैयारी में जुट गई। लेकिन पाकिस्तान की हार पर पूरे पाकिस्तान में रोने का माहौल है, मातम है, और यहां देश में तो जश्न लोग मना रहे हैं। होली से पहले देश में एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल हो गया। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान के साथ मैच महाशिवरात्रि वाले दिन हुआ और मैच के बाद कप्तान सूर्या ने एक ट्वीट किया जिससे पूरा पाकिस्तान सुलग गया। सूर्य कुमार यादव ने विनिंग मोमेंट्स की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा, हर हर महादेव, यानी महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान पर जीत के बाद हर हर महादेव का नारा लगा दिया। बता दिया कि भाई महाशिवरात्रि थी, तुम कहां से जीत जाते। सूर्या के इस ट्वीट से पाकिस्तान को और आग लग गई हर हर महादेव देख के। मुझे तो कई बार लगता है जिन्ना ने लोगों से पूछा था कि तुमको किस किस को बेइज्जत होने का शौक है, हाथ उठाओ। जिसने हाथ उठाया सबको पाकिस्तान लेके चला गया। पूरा देश बेइज्जत होने के लिए बना हुआ भाई। ये भारत से युद्ध लड़ते हैं, बेइज्जत होते हैं, एक युद्ध नहीं जीत पाते। ये मैच खेलते हैं, बेइज्जत होते हैं, सब में हारते रहते हैं।
क्या फायदा ऐसे दो कौड़ी के देश का? चल रहा है भीख ले लेके। भारत किस तरह से ये लोग टीवी तोड़ रहे हैं और अपनी टीम को गाली दे रहे हैं। अरे टीवी तोड़ने से अच्छा तब बेच देते, कुछ दिन का आटा आ जाता, लेकिन तोड़ दिए। अरे टीवी फोड़ने से क्या होगा? पूरा देश बना दिया बम फोड़ने वाला। टैलेंट में तो तुमने मेहनत की नहीं, काम की चीज सीखी नहीं, बम फोड़ते हो इधर उधर जाके दूसरे देशों में। तो जब टैलेंट पे फोकस नहीं करोगे तो टीवी फोड़ने की नौबत आती है। पाकिस्तान में लोग बाकायदा छाती पीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की मौज ली जा रही है। ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। जैसे इसमें दिखाया गया कि जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे तो मैदान में अंपायर हाथ ही खड़े किए हुए थे क्योंकि वो छक्के पे छक्के मार रहे थे। एक मीम में बाबर आजम को पाकिस्तान में भारतीय जासूस दिखाया गया जो पिछले 10 साल से पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा फ्लॉप हो जाता है। एक और मीम देखिए, इसमें लिखा है कि पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक जितनी देर तक रुका रहता है, पॉज लेता है, उतनी देर में तो पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर खत्म हो जाती है। एक में तो यह भी दिखाया गया था कि लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज पूछ रही है कि तुम लोग हार कैसे गए, तो पाकिस्तान का कप्तान कह रहा है क्योंकि हमारा मैच लाइव आता है, उसमें पता चल जाता है कि हम लोग हारे हैं, तुम्हारी तरह छुपा थोड़ी सकते हैं। पाकिस्तान में लोग इस हार को पचा नहीं पा रहे। जो पाकिस्तान अपनी टीम को जीतते देखने के लिए श्रीलंका पहुंची थी, पाकिस्तानी आवाम, वो तो स्टेडियम में ही रोने लगी। आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के फैन फूट फूट के रो रहे हैं। इनका कहना है कि अब तो बेइज्जती की आदत सी हो गई। बेचारा गरीब आदमी पैसा लगा के आया, बर्बाद हो रहा है। बाबर आजम की फिजिकल प्रैक्टिस की नकल भारतीयों ने उतारी। वो भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करता है मैदान में, अजीबो गरीब तरीके से प्रैक्टिस करता है, उसकी नकल भयंकर वायरल हो रही है। जब बाबर आजम और रिजवान का ये इस तरह से प्रैक्टिस करने का वीडियो आया था, तब भी लोगों ने खूब मजे लिए थे। देखिए वो लोग कैसे करते हैं, ये कौन सा एक्सरसाइज करते हैं भाई। पब्लिक मजे ले रही है, स्टेडियम में नकल उतार रहे हैं। लोग कह रहे थे कि कैसी एक्सरसाइज है। कल के मैच में हार के बाद पाकिस्तान में बाबर आजम को भर भर के गालियां पड़ रही हैं। शेर का बच्चा कहाँ है? शेर का बच्चा भाई। पाकिस्तान में तो लोग अपनी टीम की परफॉर्मेंस से भड़के ही हैं, जबकि भारत में लोग पाकिस्तान की मौज ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी मैच के बाद पाकिस्तान को रगड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। रॉन्ग साइड पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मैच के बॉयकॉट को लेकर पाकिस्तान के यू टर्न पे तंज कस दिया। वहीं भारत में लोग भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद शहबाज शरीफ ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया था। इसी तरह से भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान को पीसीबी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। पाकिस्तान से ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं कि आपके पेट में हंस के दर्द हो जाएगा। पाकिस्तानी फैंस कल पूरी तैयारी के साथ मैच देख रहे थे। जीत के बाद केक काटकर सेलिब्रेट करने की तैयारी थी, लेकिन हुआ उल्टा। पाकिस्तान मैच हार गया। अब देखिए घर में लोग भाई बहन लड़ रहे हैं भाई, एक दूसरे के मुंह पे केक मल दे रहे हैं गुस्से में। घर घर में कलेश हो रखा है भाई। भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अलग भड़के हैं। शोएब अख्तर और दूसरे एक्स क्रिकेटरों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी। शोएब अख्तर ने कहा कि जिस क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं, जिसे वो पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ बैठा है। जाहिल और अनपढ़ आदमी को जिम्मेदारी देने से यही होता है। गलत लोगों को काम देने से बड़ा अपराध कुछ नहीं होता। अख्तर ने कहा कि टीम में स्टार कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान जैसे खिलाड़ी लगातार फेल हो रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने भी हार के बाद टीम पर सवाल उठाए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर, शाहीन, शादाब की टीम में जगह नहीं है। वो तो शुक्र है कि मैच लाइव आता है, नहीं तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शाहिद अफरीदी निकल गया था जीत सेलिब्रेट करने, ये नौटंकी कर देता कि हम जीत गए। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अब सीधे पीसीबी को टारगेट कर रहे हैं, मोहसिन नकवी पर आरोप लगा रहे हैं। मजे की बात यह है कि मोहसिन नकवी भी मैच देखने कोलंबो गया था, लेकिन बीच मैच में ही स्टेडियम से भाग गया। सुनिए किस तरह से मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी टीम पर लोग नाराज हैं कि भागा क्यों। भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, उनके पीसीबी के चेयरमैन, सबकी थू-थू हो रही और लोग सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने वो रिंकू सिंह को बॉलिंग ही इसलिए दी थी कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए कि तुमको क्या बुमराह और हार्दिक पांड्या से हराना जी, तुमको तो हम रिंकू सिंह से ही खत्म करवा देंगे। भारत से मैच हारकर पाकिस्तान की टीम फिलहाल भंवर में फंस गई है। पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया है। भारत तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट के साथ टॉप पर है,
दूसरे नंबर पर अमेरिका आ गया है 4 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान का नेट रन रेट अमेरिका से भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान को सुपर 8 में जाने के लिए अब नामीबिया से हर हाल में जीतना होगा। अगर पाकिस्तान नामीबिया से नहीं जीत पाया तो अमेरिका सुपर 8 में चला जाएगा। यानी नामीबिया के साथ होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा होगा। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो उसका वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता तो फिर सुपर 8 में जाएगा। अगर पाकिस्तान किसी तरह घिसट के वर्ल्ड कप में आगे बढ़ भी गया तो फिर आगे जाके भारत से फिर मार खा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का फिर मुकाबला होने की संभावना बन सकती है। जो समीकरण बन रहे हैं उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच हो सकता है। भारत ने लीग स्टेज के बाद सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। अगर पाकिस्तान नामीबिया को हरा देता है तो सुपर 8 में पहुंचेगा। भारत और पाकिस्तान सुपर 8 में अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। अगर दोनों ही टीमें सुपर 8 स्टेज में टॉप 2 में रहती हैं तो सेमीफाइनल में फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है। ऐसा होता है तो 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल भारत पाकिस्तान में हो सकता है। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान भारत के हाथों पिटेगा, यह हो सकता है, और नहीं तो फिर यह भी हो सकता है कि बाहर ही बैठ जाए। तो पाकिस्तान के फैन तैयार रहें भाई, फिर से टीवी तोड़ना पड़ सकता है तो पुराना वाला ही जोड़ लो, उसी को नौटंकी करके तोड़ देना। आप ये भी देखिए कि भारत के साथ हर मैच को पाकिस्तान में लोग जंग की तरह लेते हैं। तो दूसरी तरफ इंडियन टीम बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में खेल रही है। कल के ही मैच में कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टीम से जो कहा वो बड़ा वायरल हो रहा है। सूर्य कुमार यादव ने जो कहा वो भारत के प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम से कहा कि हमें किसी से कुछ बोलना नहीं है, मतलब स्लेजिंग वगैरह में नहीं पड़ना है। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अपनी अच्छी स्किल से ये मैच जीतना है। और आप देखिए कि जिस पिच के लिए कहा जा रहा था कि फास्ट बॉलर नहीं चल पाएंगे, वहां बुमराह और हार्दिक पांड्या ने खेल कर दिया शुरू के 6 ओवर। मैच में वही हुआ। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अपनी स्किल से हराया, क्वालिटी क्रिकेट से हराया। जिस पिच पे लोगों से रन नहीं बन रहे थे, ईशान किशन ने धुआं कर दिया मार के, और पाकिस्तान इसी वजह से हारा। मैंने आपसे कहा ना कि सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह, तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा के पाकिस्तान को मौका दिया कि कुछ रन बनाओ, कुछ तो इज्जत बचा लो। सुनिए, पाकिस्तान में लोग इस पे भी रो रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो वैल्यू है उस हिसाब से वो चल रहा है 2 कौड़ी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर। सन की तानाशाह किम जोंग उन 13 साल की बेटी के हाथ में परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल दे रहा है क्या नॉर्थ कोरिया में किम की 13 साल की बेटी बनने जा रही है तानाशाह? दुनिया में क्या गजब कोहराम मच जाएगा, अब इसका चाहिए। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की इमेज जितनी खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है किम जोंग उन का एक नया फैसला जो आ रहा है, जो दुनिया पर कहर बनकर टूट सकता है। अभी तक कहा जा रहा था कि उत्तर कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर नेता किम जोंग उन की बहन सत्ता की बागडोर संभालेगी, लेकिन किम जोंग उन के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी बेटी के हाथ में सत्ता सौंपने वाला है। और बेटी भी कितने साल की? मात्र 13 साल की, जिसके हाथ में देश में न्यूक्लियर कमांड की कमान होने जा रही। किम की बेटी अगले साल तक उत्तर कोरिया में किम की उत्तराधिकारी घोषित हो सकती है। सोचिए, जिस देश के पास घातक मिसाइलें हों, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, वहां 13-14 साल की लड़की के हाथ में उसका रिमोट होगा तो दुनिया में क्या ही होगा। उत्तर कोरिया में होने वाले खतरनाक सत्ता परिवर्तन से दुनिया पर क्या असर होगा, आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले एक झलक देखिए, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है, और वहां के तानाशाह किम जोंग उन की लाइफ भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य में। किम जोंग उन जितना दुनिया को बताना चाहता है, पूरी दुनिया को सिर्फ उतना ही पता चलता है। लेकिन अब साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, और वो दावा बहुत चौंकाने वाला है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि किम जोंग उन की बेटी किम जू ए को देश का अगला नेता घोषित करने की तैयारी चल रही है। किम जू ए की उम्र अभी लगभग 13 साल है। दावा है कि वो किम जोंग उन की इकलौती बेटी है। किम जू ए को घुड़सवारी, स्कीइंग और तैराकी पसंद है। वो प्योंगयांग में अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करती है। तानाशाह किम जोंग उन ने उसे ही गद्दी का वारिस चुनने का फैसला किया है, और 14 साल के होते ही उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ये उसकी तस्वीर है। किम ने अपनी बेटी के लिए किस तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी है वो भी आप देखिए। किम जू ए पिछले कुछ सालों में अपने पिता के साथ मिसाइल परीक्षण, सेना की परेड, बड़े सरकारी कार्यक्रमों में नजर आ रही है। किम जो ए सबसे पहले अपने पिता के साथ नवंबर 2022 में सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। उस वक्त उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद किम जू ए जून 2025 में वोनसान में एक रिजॉर्ट के उद्घाटन समारोह में अपने पिता के साथ पहुंची हुई थी। दिसंबर 2025 में एक होटल के निरीक्षण के दौरान किम जो ए अपने पिता के साथ पहुंची।
पिछले महीने 27 जनवरी को किम जो ए अपने पिता के साथ एक मिसाइल परीक्षण में पहुंची थी। पिछले साल सितंबर में किम जोंग उन जब चीन के दौरे पर पहुंचा था, तब भी उनकी बेटी लगातार साथ में थी। वो कई मीटिंग्स में शामिल हुई। तभी से कहा जाने लगा था कि किम जोंग उन अपनी बेटी को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और अब कहा जा रहा है कि 13 साल की ये लड़की संभव है कि दुनिया की अगली बड़ी तानाशाह बने। इस उम्र में सोचिए, जब बच्चे सोचते हैं कि बनना क्या है, वो तानाशाह बनने जा रही है। हो सकता है ऐसा, और उसके हाथ में न्यूक्लियर कमांड का रिमोट होगा। खैर, भविष्य में क्या होगा आपको आगे बताऊंगा।